नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि टीचर्स एकेडमी की संस्था ने आप सभी लोगों के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और नेट जेआरएफ जैसे एग्ज़ामों के लिए पॉलिटिकल साइंस का नया बैच स्टार्ट किया है। तो अगर आप भी इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो आप अगर हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी संस्था का नंबर है 9628 95 92 37 83 18 48 92 91। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आप सभी लोगों को प्रतिदिन ऐप पे क्लासेस और क्लासेस के साथ साथ पीडीएफ नोट्स और नोट्स के साथ साथ प्रैक्टिस सेशन आपको उपलब्ध कराया जाता है जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो चलिए आज का सेशन हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो आज एक नया टॉपिक मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, रूसो। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप एलटी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, फिर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं इनमें से और तैयारी कर रहे हैं आप, तो रूसो का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में है, थिंकर के, विचारक के सिलेबस में आपको देखने को मिलता है। आज हम बात करेंगे रूसो के जो विचार थे, उन्होंने जो विचार दिए थे, क्या विचार दिए थे, ऐसे विचार उन्होंने दिए क्यों थे, हम इन मुद्दों पे बात करेंगे। सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। चलिए, सर कल का पीडीएफ नहीं मिला है, नहीं आप देखिए टेलीग्राम चेक करिए, मिल गया होगा। आपके कहना, आपका मैसेज मुझे प्राप्त हुआ था, उसके बाद मैंने वहाँ पर डलवा दिया है। आप चेक कर लें, अभी टेलीग्राम खोल के आपको दिख जाएगा पॉलिटिकल साइंस का। तो यहाँ बात करने वाले हैं रूसो के राजनीतिक विचार। तो रूसो के राजनीतिक विचार को लेकर उन्होंने क्या बात कही थी, देखिए। रूसो के विचार जो थे, हम उन विचारों के बारे में बात करें तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं रूसो के बारे में, उनके जीवन के बारे में थोड़ा बहुत हम बातें कर लेते हैं यहाँ पे रूसो संबंधित। देखिए, रूसो के बारे में एक कहावत कही जाती है कि रूसो के ज़िंदगी का सिर्फ एक सूत्र होता था, एक सूत्र, जब कष्ट में पड़ो तो भाग जाओ। ये कहता था कि जब कष्ट में पड़ो तब भाग जाओ, तो भाग जाओ। ये रूसो कहता था कि जब भी आप कष्ट में पड़ो तो आप भाग जाओ। ये रूसो की ज़िंदगी का एक फंडा था। रूसो का मानना था कि जब भी आप कष्ट में पड़े आप भाग जाइए। ये एक चरित्रहीन विचारक माना जाता था। और इसे जब रूसो ये कहता है कि कष्ट में पड़ो तो भाग जाओ, इसे ऐसा कह करके, ऐसा बता करके उसे किसी भी चीज़ का पछतावा नहीं होता था कि मैंने कुछ गलत कहा है। रूसो के बारे में अगर हम बात करें तो उसके बारे में कहावत थी, वो कहता था कि कभी भी भूतकाल की चिंता नहीं करनी चाहिए, कभी भी जो बीत गया वो कैसा था, क्या था, उसकी चिंता इंसान को, व्यक्ति को कभी नहीं करनी चाहिए। हमेशा उसे वर्तमान में जीना चाहिए और साथ ही साथ फ्यूचर को लेकर के, भविष्य को लेकर के कभी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए कि भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा। ये बिल्कुल संतोषी भाई, तो ये बात वो कहता था, ठीक है। रूसो के बारे में ये कहा जाता है। तो रूसो भाई साहब के बारे में बातें बताई जाती हैं और इसे प्रजातंत्र, इसे रूसो को कहा जाता है उस समय, इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है उसका जनक माना जाता है। कि रूसो जो था प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या था, जनक माना जाता है। और इसका जो जन्म हुआ था 28 जून को हुआ था। भाई साहब पैदा हुए थे 28 जून को 1712 में, ये इनका जन्म हुआ था। और पैदा कहाँ हुए थे, और पैदा कहाँ हुए थे, बहुत ही धरती का स्वर्ग एक तरह से मान लीजिए कहा जाता है, स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड से बोलते हैं। यहीं पे इनका जन्म हुआ था, स्विट्ज़रलैंड में, जिनेवा में, जिनेवा में इनका जन्म हुआ था। स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए थे। बहुत अच्छी जगह, घूमने लायक है। कहीं पैसा वैसा हो जाए तो घूमने जाइएगा, और ज़्यादा हो जाए पैसा तो बताइएगा, हम भी साथ में चलेंगे, हमको घुमाइएगा।
तो स्विट्ज़रलैंड में इनका जन्म हुआ था, जिनेवा में ये पैदा हुए थे। और जब ये पैदा हुए थे उसी दौरान इनके जन्म के टाइम पे ही इनकी जो माता जी थी, इनकी जो मम्मी थी, उनका देहांत हो गया था, इनकी डेथ हो गई थी जन्म के बाद ही। और इनके पिता जो थे बहुत ही, जी हाँ बिल्कुल ज्योतिपाल जी है, बिल्कुल कॉमर्स का बैच है। अगर आप संस्था संपर्क करना चाहती हैं तो संस्था के नंबर 9628 95 92 पे आप 37 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकती हैं। तो माता जी का देहांत हो गया था और पिताजी इसके जो थे बड़े शौकीन आदमी थे। शौकीन का सेंस मतलब शराबी थे, अय्यास थे। डेली शाम को हुआ नहीं कि ठेके की तरफ घूम जाते थे, चलो ठेका चलते हैं। तो शराब, हाँ घड़ी सास थे, मतलब वहाँ पे घड़ी बनाने का काम होता था। घड़ी सास के घर में पैदा हुए थे। बिल्कुल संतोष जी, गुड इवनिंग। ऋषभ सिंह जी स्वागत है। तो घड़ी सास थे ये। और पूनम जी गुड इवनिंग। तो ये जो थे, इनकी माता जी का देहांत हो गया था। तो पिताजी बड़े शराबी टाइप के आदमी थे, अय्यास टाइप के आदमी थे। और इसीलिए कहा जाता है कि उसका जीवन जो है बड़ा गरीबी में बीता था। वो स्कूल कभी नहीं गया था, गरीबी में जीवन बीता। जब आदमी पिएगा, डेली पर डे पिएगा, एक मिडिल क्लास का आदमी जिस घर में पैदा हुए थे जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में, घड़ी सास था, घड़ियों का काम था उनका, मिडिल क्लास था। मम्मी की डेथ हो गई, पापा शराब पीते थे, अय्यास थे। तो जाहिर सी बात है प्रभाव तो पड़ेगा ही। अब जितना आप कमाओगे उड़ा दोगे, जाहिर सी बात है मामला गड़बड़ तो हो जाएगा। उसके बाद में कोई सूचना नहीं कब तक आ जाएगी वैकेंसी भाई। तो ये चीज़ें होती थी। गरीबी होने के कारण ये स्कूल नहीं गए कभी। कहा जाता है कि स्कूल तो कभी नहीं गए, लेकिन अपने दम पे कुछ पढ़ना लिखना इन्होंने ज़रूर सीख लिया था। स्कूल कभी नहीं गए लेकिन पढ़ना लिखना सीख लिया था। और उनके फादर जो थे, शराब पीने के बाद आदमी नशे में रहता है, और नशे में आदमी दो काम करता है, या तो गंदी गंदी हरकतें करता है या तो फिर सच बोलता है। इनके फादर जो थे अय्यास थे ही। ये रूसों को गंदी गंदी किताबें पढ़ाया करते थे, और ऐसी किताबें जो कि अच्छी नहीं होती थी। नमस्कार सभी लोग को। तो गंदी गंदी किताबें पढ़ाते थे जिसका उसका मन बहुत ख़राब हो जाता था। अब रूसो चूँकि गरीब था और फादर भी अय्यास था, तो अच्छे कपड़े पहनने को मिलते नहीं थे, ठीक है, मैले कुचैले कपड़े पहनते थे, गलियों में भटका करता था, जहाँ जो मिल गया उसको रूसो खा लेता था कि लाओ चलो खा लेते हैं, यही मिल गया इसको खा लेते हैं, खा लेता था। और जहाँ पे उसको टाइम मिलता था, जहाँ पे उसको मन करता था, वहीं पे वो सो जाता था। फुटपाथ पे कहीं पर भी वो वहीं पे सो जाता था, इस तरह से, ठीक है। उसे एक तरीके से कहा जाता है कि रूसों को सभ्य समाज से बड़ा डर लगता था। सभ्य समाज के सेंस का मतलब जो लोग पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, सूट बूट पहनते थे, इंग्लिश में बात करते थे, काफ़ी मॉडर्न थे। अब ये मैले कुचैले कपड़ा पहनने वाला आदमी, गरीब आदमी, फटा कपड़ा पहनता था, पढ़ा लिखा ज़्यादा था नहीं, हालांकि पढ़ा लिखा था, अपने दम पे पढ़ा लिखा था, स्कूल कभी गया नहीं था। तो इसे डर लगता था कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो सब समाज से इसे बड़ा डर लगता था। एक दिन ऐसा इसके साथ हुआ कि ये स्विट्ज़रलैंड से निकला और पहुँच गया फ्रांस पहुँच गया, स्विट्ज़रलैंड से भाग गया। और स्विट्ज़रलैंड से भाग करके रूसो जो था स्विट्ज़रलैंड से भागा और भाग करके पहुंच गया कहाँ? फ्रांस पहुंच गया। और जब वहाँ फ्रांस पहुंच गया तो फ्रांस जा करके उसने वहाँ पे फ्रेंच सिटीजनशिप ले ली, यानी फ्रांस की नागरिकता भी इसको वहाँ पे मिल गई थी, ठीक है, फ्रांस की नागरिकता भी इसको मिल गई थी और वहीं पर रहने लगा। फिर कहते हैं ना कि एक कहावत बड़ी पुरानी है, रूसो जो था, रूस हाँची हो गई सभ्य समाज से, रूसो जो था वो स्विट्ज़रलैंड से भागा और भाग करके फ्रांस चला गया। गरीब था रूसो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। मैले कुचैले कपड़े पहनना, जहाँ जो मिल जाता खा लेता था, जहाँ मिल जाता था सो जाता था, सभ्य समाज से बड़ा डरता था। एक दिन ये भाग करके स्विट्ज़रलैंड से पहुंच गया कहाँ? फ्रांस। रूसो स्विट्ज़रलैंड से भाग के फ्रांस पहुंच गया और कुछ दिन बाद उसे, कुछ समय पश्चात उसे फ्रांस की नागरिकता मिल गई। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत हर इंसान को मौका देती है। बदकिस्मती जो होती है, जो इंसान की बदकिस्मती होती है, इंसान की बदकिस्मती तब तक उसका दरवाज़ा खटखटाती है जब तक इंसान खोल नहीं देता।
किस्मत एक बार दरवाज़ा खटखटाती है, खोल दिए जिंदगी सेट, नहीं खोले तो भाड़ में जाओ, ये होता है। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब ये फ्रांस में था 1774 का टाइम पीरियड था, 1774 का टाइम पीरियड था, 1774 का टाइम पीरियड, 1749 का टाइम पीरियड था, सॉरी, 1749 का दौर था। और वहाँ पे फ्रांस की ललित कला अकादमी में एक निबंध प्रतियोगिता हुई थी। ठीक है, फ्रांस की ललित कला अकादमी, यहाँ पे एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन था। निबंध प्रतियोगिता का क्या था? आयोजन था। जब उसको यहाँ पे निबंध प्रतियोगिता का आयोजन सा, क्या था उसके अंदर? प्रतिभा, हाँ बिल्कुल। तो निबंध प्रतियोगिता का आयोजन था, वही प्रतिभा यहाँ पे दिखाता है वो। और टॉपिक ये था कला और विज्ञान। ठीक है, कला और विज्ञान के विकास ने लोगों को अच्छा बनाया है या बुरा। टॉपिक क्या था? कला और विज्ञान, आर्ट और साइंस। कला और विज्ञान के विकास ने व्यक्ति को अच्छा बनाया है या बुरा। अब आपको इससे बोलना है, अच्छा बनाया है तो कैसे आप साबित करोगे, बुरा बनाया है तो कैसे आप साबित करोगे, ये होता। तो ये बात इन्होंने बताई। सॉरी, रूसो जब फ्रांस पहुंच गया तो वहाँ के ललित कला अकादमी में ये प्रतियोगिता हुई। ये रूसो की किस्मत को बदलने वाला था। रूसो जब भाग करके, रूसो जो कि स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ था, और जब भाग करके ये बंदा फ्रांस पहुंचता है और कुछ समय पश्चात उसे फ्रांस की नागरिकता मिल जाती है, तो उसके बाद वहीं पर रहने लगता है। 1749 में जब फ्रांस की ललित कला अकादमी में निबंध प्रतियोगिता होती है, जिसमें टॉपिक था कला और विज्ञान के विकास ने लोगों के जीवन को अच्छा बनाया है या फिर बुरा, और इसमें वो जिस पक्ष में बोलता है वहाँ से रूसो की किस्मत का दरवाज़ा खुल जाता है। वो टर्निंग पॉइंट था रूसो की ज़िंदगी का। इससे ये सीख मिलती है कि आपके ज़िंदगी में भी एक टर्निंग पॉइंट होता है और आपको वहीं से सीख मिलती है। बस फ़र्क इतना होता है आप उसे पहचानते कब हो, कैसे पहचानते हो। ठीक है, तो ये अब ये प्रतियोगिता, इसका मूड ख़राब हो गया रूसो का, मूड बन गया कि भैया ऐसा है, अब हम भी जो है प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मूड बन गया और पार्टिसिपेट करेंगे, और उसने फैसला लिया कि हम विपक्ष में बोलेंगे। विपक्ष में बोलेंगे का मतलब कि कला और विज्ञान के विकास ने लोगों को क्या बनाया है? बुरा बनाया है। ये विपक्ष में बोलने का फैसला कर लेता है। ठीक है, अब रूसो तो पहले से ही बहुत मन में कुंठा भरी हुई थी, सभ्य समाज से उसे बड़ा नफरत था उसको। तो उसने अपने सारे विचार उड़ेल कर रख दिए निबंध में। सभ्य समाज से नफरत थी, पिताजी शराबी थे, अय्याश थे, माता की डेथ हो गई, पढ़ा लिखा था नहीं, और सभ्य समाज से बड़ा डर लगता था उसको। तो इसके मन में बड़ी कुंठा भरी हुई थी और उसने अपनी सारी भावनाओं को, सारी शिकायतों को निकाल कर रख दिया। और उसने कहा, रूसो जो था उसने यहाँ तक कह दिया। क्या कह दिया रूसो ने? रूसो ने आदिम मानव की तुलना आधुनिक मानव से की। किससे की? आधुनिक मानव से की, यानी आज के समय के मानव से की। और उसने कहा कि प्रारंभ में जो आदमी होते थे ना, आदिम मानव जो पहले होता था, स्टार्टिंग में जो आदमी होते थे, ये प्रारंभ में जो आदमी होते थे, ये क्या होते थे? ये काफ़ी अच्छे होते थे। ये काफ़ी अच्छे होते थे, इनके अंदर सादगी होती थी, ये ईमानदार होते थे, इनके अंदर परमार्थ की भावना होती थी, दूसरों की सेवा करना, परमार्थ की भावना होती थी,
ठीक है। और ये अपने और पराये में भेद नहीं करते थे, भेद नहीं करते थे। ये रूसों ने कहा कि पहले का जो मनुष्य था ना वो बहुत अच्छा होता था। रूसों ने क्या कहा? रूसों ने कहा कि पहले जो मनुष्य होता था वो अच्छा होता था, सादगी होती थी, ईमानदार होता था, उसके अंदर परमार्थ की भावना होती थी, अपने पराये में भेद नहीं करता था। ये रूसों ने कहा कि पहले का मनुष्य ऐसे होता था। फिर उसने कहा आज आधुनिक मानव की बात करें, यानी आगे चल कर के मानव की बात करें, तो आगे चल कर के इस सब समाज ने क्या किया है? व्यक्ति से उसकी सादगी, ईमानदारी और परमार्थ की भावना को छीन लिया है। क्या कर दिया है? आज आधुनिक मानव कैसा हो गया है? इसके अंदर अब ना परमार्थ की भावना है, इसके अंदर अब ना परमार्थ की भावना है, ना सादगी है, ना अपने पराये में ये वो तमाम चीज़ करते हैं, अच्छे नहीं रह गए। आज का मन ना तो ईमानदार रह गए। आज का मनुष्य क्या हो गया है? वो आज का मनुष्य क्या हो गया? आधुनिक मानव क्या हो गया है? संपत्ति का भूखा हो गया है, संपत्ति का भूखा हो गया है, स्वार्थी हो गया है। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय कितनी प्रॉपर्टी बना लें, संपत्ति का भूखा हो गया है, स्वार्थी हो गया है। ये तमाम चीज़ें हो गई इनके अंदर। आज के मनुष्य में पैसे के चक्कर में, संपत्ति के चक्कर में मानवता का दुश्मन हो गया है। ये चीज़ें हैं। तो इसलिए उसने कहा कि भैया इससे बढ़िया तो आदि मानव हुआ करते थे, पहले के समय के मानव होते थे। कम से कम अंदर उनके अंदर ये फीलिंग तो नहीं होती थी, ये होता था। रूसों ने क्लियर कट बताया है कि सभ्य समाज में जो है सभी लोग दुखी हैं। सभ्य समाज में रूसों ने साफ साफ कहा है। रूसों ने क्या कहा है? कहा है भैया ये जो सभ्य समाज होता है ना, सिविल सोसाइटी के जो लोग होते हैं, इस सभ्य समाज में क्या है? सभी लोग दुखी हैं। सभी लोग क्या हैं? दुखी हैं। सभी लोग दुखी हैं। ए टू जेड हर पर्सन क्या है? अपने आप में फ्रस्ट्रेट है, परेशान है, सभी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? कहता है जिसके पास संपत्ति है उसे संपत्ति छिन जाने का या जाने का डर है, और जिसके पास संपत्ति नहीं है उसे पाने की इच्छा है। उसे क्या है? पाने की इच्छा है कि जल्दी जल्दी हो सके। पाने की इच्छा है या पाने की लालच है कि जितना ज़्यादा हो सके हम पैसा कमा लें, जितना ज़्यादा हो सके हम पैसा रख लें, और जिनके पास है वो सोचते हैं कि हमारा पैसा चला ना जाए। तो इसलिए पैसा बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। ठीक है, बिल्कुल नीरज कुमारी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आज के समय मनुष्य सिरे दुखी है, और ये देखने को मिलता है। आज के समय में ये देखने को भी मिलता है कि मनुष्य कितना दुखी है, कितना फ्रस्ट्रेट है, कितना परेशान है। और सत्य बात है, ये बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप देखोगे इस चीज़ को, समझोगे, इस चीज़ को जानोगे, तो आपको खुद एहसास हो जाएगा। रूसो उस समय कहता था कि सभ्य समाज के जो लोग होते हैं बहुत दुखी होते हैं। जिनके पास पैसा होता है उसे डर है कि मेरा पैसा चला ना जाए, छीन ना जाए। जिसके पास नहीं है उसे पाने की लालच होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा कमा के रख ले, जिसकी वजह से मनुष्य स्वार्थी हो गया है। और सच बात है, ये बिल्कुल सच बात है। आप देखिए ना, बहुत बड़े अमीर लोग होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है। जो अमीर लोग होते हैं, बहुत अमीर लोग होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है। पहले लोग क्या होते थे? साइकिल से चला करते थे, पैदल चला करते थे, फिट रहते थे, काम करते थे। अब क्या है? लोग फिट रहने के लिए कार से जाते हैं जिम, और जिम में जा कर के साइकिल चलाते हैं फिट रहने के लिए। तो ये चीज़ें हैं। पैसा तो बहुत है लेकिन परेशान है। सुबह बीपी की गोली चलेगी, शाम को शुगर की गोली चलेगी, ठीक है, उसके बाद बीपी हाई लो हो रहा है, पैसा गड़बड़ा गया, शेयर मार्केट लुढ़क गया, कुछ भी हो गया, अरे बाप रे, हार्ट अटैक आने के चांसेस। तो ये बात रूसों ने बिल्कुल सही कही कि जिनके पास पैसा है उसे जाने का डर है, जिनके पास पैसा नहीं है और उनको जो है पाने की लालच है। ये एकदम सत्य बात है। तो
रूसो ने आगे कहा है कि हे ईश्वर मुझे मेरा भोलापन वापस कर दो। हे ईश्वर मुझे मेरा भोलापन वापस कर दो, मुझे मेरी अज्ञानता वापस कर दो, क्योंकि उससे मैं सुखी और संतुष्ट रहता हूँ। मैं भोला रहूँ, मैं अज्ञानी रहूँ, सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन जब देख लेता हूँ सब समाज को, अरे बाप रे, ये तकलीफ होती है। तो रूसो इस बात को साफ साफ ये कहते हैं। ठीक है, तो रूसो ने निबंध में विपक्ष में लिखा और सभ्य समाज से बहुत जबरदस्त प्रहार किया। आदिम मानव को उन्होंने श्रेष्ठ बताया है और सभ्य समाज को, आधुनिक मानव को उन्होंने कहा श्रेष्ठ नहीं है। किस मानव को? आदिम मानव को, प्रारंभिक मानव को इन्होंने श्रेष्ठ बताया है, आधुनिक मानव को उन्होंने श्रेष्ठ नहीं बताया है। अब ये बात जब प्रतियोगिता का रिजल्ट आया कि देखते हैं क्या रिजल्ट आया प्रतियोगिता का, तो रूसो भाई साहब पहले स्थान पर रहते हैं, प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं रूसो उस निबंध प्रतियोगिता में। अब जलवा आ गया। हाँ, विषैले नाग की संज्ञा दी है सभ्य समाज को रूसो ने। तो अब जलवा रूसो कहीं से कायम होता है? कब? कि जब निबंध प्रतियोगिता में उसको पहला स्थान प्राप्त होता है और उसका निबंध जो था, अब उसका निबंध सार्वजनिक होता है कि रूसो ने लिखा क्या है। और जैसे उसका निबंध सार्वजनिक होता है, सार्वजनिक मतलब सभी लोगों को पढ़ पाते हैं उसको, ठीक है, तो वो सार्वजनिक होता है तो सिविल सोसाइटी में, सब समाज में एकदम भूकंप आ जाता है। एकदम भूकंप आ जाता है कि यार इस बंदे ने ऐसा बोला कैसे। अब जो उसको नहीं जानता था अब वो उसको जान जाएगा। अब क्या करेगा? वो उसको जान जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे देश में, ये चीज़ें देखने को आपको अक्सर मिलती हैं, आज भी है। तो अब रूसो को वहाँ पर सब लोग जानने लगे तो रूसो की किस्मत बदल गई। अब रूसो की किस्मत बदल गई, सब लोग हाईलाइट हो गए। फिर आगे चल करके 1749 के बाद 1754 में दूसरी बार निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ठीक है, दूसरी बार निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ ललित कला अकादमी में। और इस बार सब्जेक्ट क्या था? विषमता की उत्पत्ति और निजी संपत्ति। विषमता की उत्पत्ति और निजी संपत्ति, ये टॉपिक था इस बार। विषमता की उत्पत्ति और निजी संपत्ति। विषमता का मतलब सब बराबर नहीं है, ठीक है, आज बराबर नहीं है। तो विषमता की उत्पत्ति और निजी संपत्ति टॉपिक था और रूसो ने इसका भरपूर फायदा उठाया और कहा फिर से दोबारा मौका मिला है। अभी तो क्या कहते हैं ना कि अभी तो क्या उसको कहावत है ना कि अभी तो ज़मीन मेरी है, पूरा आसमान बाकी है, लाइक दैट, ऐसे कुछ। तो उसने अभी तो पॉपुलर हुआ ही था, फिर उसने निजी संपत्ति को लेकर के अपने विचार प्रकट किए इसमें। और उसने निजी संपत्ति को लेकर कहा वह पहला मानव जिसने ज़मीन के एक टुकड़े को घेर कर कहा कि यह मेरा है। बहुत इंटरेस्टिंग बात कही रूसो ने, बहुत इंटरेस्टिंग बात कहा। वह पहला मनुष्य, पहला मानव जिसने ज़मीन के टुकड़े को घेर कर कहा यह मेरा है। और बाकी जो समाज के अन्य मूर्ख लोग थे वो उसको मान भी लिए। और वहीं से निजी संपत्ति का उदय होता है, वहीं से निजी संपत्ति का उदय होता है। ये बात उन्होंने बताई। जय माता दी परी जी, ये बात उन्होंने यहाँ बताई। क्या बताई? कि जमीन का वह टुकड़ा जिसे घेर करके एक व्यक्ति ने कहा कि ये मेरा है और समाज के अन्य मूर्खों ने उसको मान लिया, और वहीं से निजी संपत्ति का क्या हुआ? उद्भव हुआ। स्टेटमेंट याद रखिएगा, पूछा जाता है। और यही से जब निजी संपत्ति आ गई तो लोगों में क्या हो गई? विषमता उत्पन्न हो गई। किसी के पास संपत्ति ज़्यादा थी, किसी के पास कम थी, किसी के पास थी, किसी के पास नहीं थी। तो इससे समाज में क्या आ गई? विषमता आ गई। ठीक है,
ये बात उन्होंने कही। अब रूसो ने इन सारी बातों को जब बताया, तब तक रूसो एक कॉमन पर्सन था, अब वो हाईलाइट हो चुका था। 1754 तक रूसो एकदम हाईलाइट हो, 1712 में पैदा होने वाला लड़का 1714 में हाईलाइट हो जाता है, 1754 में। फिर आगे चल करके इस बंदे ने तहलका मचाया कब? जब इसने आगे चल करके 1762 में अपनी किताब लिखी, ज़बरदस्त किताब लिखी। किताब का नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मोस्ट पॉपुलर बुक। क्लास 10th में ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था, मुझे याद है, तब मैं क्लास 10th में था तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1762 में हाँ ये किताब उन्होंने लिखी। तो उन्होंने किताब लिखी और इसमें किताब में जैसे इसके पहले आपने विचारक पढ़े, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, ये सारे विचार आपने पढ़े। और विचारों को पढ़ने में एक कॉमन चीज़ देखी, थॉमस हॉब्स ने अपनी किताब लेवियाथन में अपने राजनीतिक विचार रखे। जॉन लॉक ने अपने राजनीतिक विचार अपनी किताब टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट में रखे। उसी तरह से रूसो भी अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अपने राजनीतिक विचारों को इसने रखा। तो अपने इसी किताब में सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसने अपने राजनीतिक विचारों की व्याख्या की। राजनीतिक विचारों की क्या की इसमें इन्होंने व्याख्या की। अब इन्होंने किन किन मुद्दों को लेकर के राजनीतिक विचारों की व्याख्या की है, चलिए हम उन सभी के बारे में यहाँ पे देखते हैं पॉइंट वाइज करके। तो रूसो ने अपने किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले अपने राजनीतिक विचारों की जो व्याख्या की, वो व्याख्या की मानव स्वभाव को लेकर के। किसको लेकर के? मानव स्वभाव को लेकर के इन्होंने अपने राजनीतिक विचारों की क्या की है? व्याख्या की। तो जब मानव स्वभाव की व्याख्या करते हैं तो क्या कहते हैं? तो बिल्कुल तो राजनीतिक विचारों की व्याख्या की सबसे पहले उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में बताया। अब यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एलटी हो, चाहे जीआईसी हो, तो चाहे नेट जेआरएफ ही क्यों ना हो। अगर आप सब भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जो इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए बता दूं मैं, इस बार जो एग्ज़ाम होगा टीजीटी, पीजीटी का, अगर वो भी इस तैयारी कर रहे हैं, उनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो आज ही हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं। संस्था में विजय श्री नाम से एक नया बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपको क्लासेस तो मिलेंगी ही। अब ये यूट्यूब पे क्लासेस पर डे पब्लिक तो नहीं होगी, 2-4 दिन के लिए है। रक्षाबंधन के बाद आपको क्लास नहीं मिलेगी यूट्यूब पे डियर, क्लासेस मिलेंगी ऐप पर। साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे और आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा प्रैक्टिस सेशन। और तब तक होता है जब तक कि आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता। तो अगर आप भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो हमारी संस्था के नंबर 9628 95 92 37 पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल बिजी या कुछ इशू बता रहा है तो आप उससे अपना सब्जेक्ट और कोर्स लिख करके व्हाट्सअप करिए। अभी आपको इसमें 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही संपर्क कर सकते हैं। अब रूसो ने मानव स्वभाव को लेकर के बात कही, तो आपको पता है कि रूसो ने जब फ्रांस की ललित कला अकादमी में निबंध प्रतियोगिता हुई थी, तो उसने कहा आधुनिक मानव की तुलना में आदिम मानव बहुत बेहतरीन है, क्योंकि उसके अंदर परमार्थ की भावना है। आदिम मानव के अंदर, आदिम मानव जो होता है वो स्वार्थी नहीं होता है, ईमानदार है, सादगी है, अपने पराये का भेद नहीं करता है, अच्छा है। तो जाहिर सी बात है मानव स्वभाव को लेकर के अगर बात करेगा ये, तो इसने यहाँ पे क्या बताया है? रूसो ने मानव स्वभाव की बात करते हुए इन्होंने आदिम मानव की कल्पना की है। किसकी कल्पना की है? आदिम मानव की कल्पना रूसो ने की है और कहा है ये जो मानव होता था, ये मानव परमार्थी था। ठीक है, ये मनुष्य अच्छा था, परमार्थी था, इसके अंदर स्वार्थ की भावना बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, ये था।
तो इसने इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है कि यह मानव अच्छा था, विवेकहीन था, अच्छा था, विवेकहीन था, परमार्थी था, नैतिक और अनैतिक से अपरिचित था, एक जंगली जीव था। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, आदिम मानव अच्छा था, परमार्थी था, नैतिकता और अनैतिकता, नैतिकता और अनैतिकता से अनभिज्ञ था, अनभिज्ञ था, और अनभिज्ञ एक जंगली जीव था, एक जंगली जीव था। यानी इसकी तारीफ कर रहा है। दिस इज नॉट कमेंट, इट इज कॉम्प्लीमेंट, ये कहता है। और इसने आदिम मानव को एक संज्ञा दी थी, और ये आपके एग्जाम में तो 50 बार पूछा गया होगा, आदर्श बर्बर, आदर्श बर्बर, आदर्श बर्बर, ये इन्होंने आदिम मानव की तुलना की है। ये बात यहाँ भी इन्होंने कही है। ठीक है, इस बात का उल्लेख इन्होंने बताया है। तो यहाँ पे इस चीज़ का क्लियर हो गया कि रूसो ने इसकी बात यहाँ पे की, मानव स्वभाव को लेकर उसने क्या कहा कि आदिम मानव जो था वो अच्छा था, वो परमार्थी था, नैतिकता अनैतिकता से भिन्न था, विवेकहीन भी था, याद रखिएगा, विवेकहीन था, और एक जंगली जीव था। यानी सारी क्वालिटियाँ थी, इट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट। और इसको उन्होंने संज्ञा दी थी आदर्श बर्बर के। एग्ज़ाम का कोई पता नहीं, रहनुमा जी भी। ठीक है, अब एग्ज़ाम में आपके आदर्श बर्बर लिखता है, ये कभी कभी ऐसे लिखता है भोली भाली गाय भोली भाली गाय के समान। अब गाय एक जीव है, भोली भाली है। देखिए, हर गाय सीधी नहीं होती, याद रखिएगा, हर गाय सीधी नहीं होती। रूसो ने तो कह दिया कि आदिम मानव एक भोली भाली गाय की तरह है, आदर्श बर्बर की संज्ञा दी, भोली भाली गाय की तरह है। लेकिन आज का समय बदल गया है, हर गाय भोली नहीं होती है, याद रखिएगा। कहीं पंगा मत लीजिएगा, जब शहर में आप रह रहे हैं और देखते हैं बहुत से जानवर ऐसे घूमते रहते हैं, बचा के चलिए, सावधानी हटी तो पूरी सब्जी बटी, ये कहावत सुनी होगी आप लोगों ने। ठीक है, देखिए पीके म्यूजिक जी, आपका जो भी प्रश्न है संस्कृत या हिंदी को लेकर के डियर, तो अब हिंदी संस्कृत हम पढ़ाते नहीं, इसकी जानकारी हमें तो नहीं है। अगर आपको इंक्वायरी चाहिए तो आप संस्था के नंबर पे 96 28 95 92 37 पे कॉल कर लीजिए, आपको बता दिया जाएगा, 100% बता दिया जाएगा। आप इसी नंबर पर कॉल कर लीजिए, 96 28 95 92 37। तो मानव स्वभाव को लेकर के उन्होंने बात यहाँ पे की। अब फिर उन्होंने दूसरी बात क्या की थी, प्राकृतिक अवस्था को लेकर के बात कही थी। किसकी बात कही थी इन्होंने, प्राकृतिक अवस्था को लेकर बात इन्होंने की थी। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था को लेकर के इन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक अवस्था है, इस प्राकृतिक अवस्था के दो रूप हैं। कहा इस प्राकृतिक अवस्था का इन्होंने दो रूपों में क्या किया है, वर्णन किया है। तो भैया पूछा गया किसमें किसमें वर्णन किया गया है, किसमें किसमें वर्णन किया गया है। तो इन्होंने दो अवस्था की बात कही थी। सबसे पहले इन्होंने बताया, यानी प्रारंभिक अवस्था में बताया इन्होंने, प्रारंभिक अवस्था में जो बात इन्होंने कही कि इस अवस्था में, स्टार्टिंग टाइम में, यानी प्रारंभिक अवस्था में आदिम समाज होता था, आदिम समाज होता था, निजी संपत्ति नहीं थी, किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। उसके बाद प्रारंभिक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था की अगर हम बात करें, इसके बाद तो इस अवस्था में निजी संपत्ति का क्या हुआ था, उदय हुआ था। इस अवस्था में क्या हुआ था, निजी संपत्ति का उदय हुआ था। तो अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जब इन्होंने प्राकृतिक अवस्था को लेकर के अपने विचार रखे रूसो ने, तो इसको दो तरीके से इसका वर्णन किया। पहला तरीका ये बताया कि पहले जो प्राकृतिक अवस्था हुआ करती थी, उस समय आदि मानव लोग रहते थे।
निजी संपत्ति किसी के पास नहीं थी। आदिम मानव लोग परमार्थी थे, नैतिकता अनैतिकता से परे थे। तमाम बातें बताई इन्होंने। बहुत अच्छे इंसान, आदर्श बर्बर थे, भोली भाली गाय के समान थे। लेकिन बाद में उन्होंने फिर बताया कि दूसरी अवस्था आई। कहा कि दूसरी अवस्था एक ऐसी अवस्था आई जहाँ पे निजी संपत्ति का उदय हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी। और स्टेटमेंट आपको याद होगा, रूसो का स्टेटमेंट बहुत पूछता है। कहा कि जब मनुष्य ने ज़मीन के एक टुकड़े को घेर कर कहा कि ये मेरा है और समाज के अन्य मूर्खों ने उसको मान लिया, वहीं से निजी संपत्ति का उदय हो गया। तो दूसरी अवस्था तब थी जब समाज में निजी संपत्ति का क्या हो गया, उदय हो गया। ये बात उन्होंने साफ साफ यहाँ पे कही। ठीक है, ये था। तो रूसो साफ साफ कहता है कि प्रारंभिक अवस्था जब हुआ करती थी, उस प्रारंभिक अवस्था के दौरान जो मनुष्य हुआ करते थे, मनुष्य जो होते थे वो समान थे। ठीक है, कहा उन्होंने क्या कहा, मनुष्य क्या थे, समान थे, इक्वल थे। एक ऐसा समाज था जहाँ पे सभी मनुष्यों को इक्वल माना जाता था कि सारे मनुष्य क्या हैं, समान हैं। आदिम मानव के रूप में उनको जाना जाता था कि वो आदिम मानव के रूप में हैं। ठीक है, और रूसो के अनुसार वो जो मनुष्य होता था, स्टेटमेंट याद रखिएगा, आदिम मानव सुखी, संतुष्ट और स्वावलंबी था। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, आदिम मानव सुखी, संतुष्ट और स्वावलंबी था। सुखी, संतुष्ट और स्वावलंबी था, क्योंकि उसके अंदर परमार्थ की भावना थी, लालच थी नहीं, निजी संपत्ति को हड़पने की इच्छा थी नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा था ही नहीं। वो संतुष्ट था, सुखी था, स्वावलंबी था उस समय का मनुष्य जो था। ठीक है, कोई संपत्ति इसके पास नहीं थी। लोग प्राकृतिक रूप से भोजन करते थे, प्रकृति की गोद में अटखेलियाँ खेलते थे, अपने आप में मस्त एकदम। ठीक है, यहाँ पे मनुष्य प्राकृतिक स्वतंत्रता का, प्राकृतिक समानता का इस्तेमाल करता था कि प्राकृतिक रूप से सब स्वतंत्र हैं, क्योंकि कोई कानूनी विचारधारा तो उस समय थी नहीं। तो प्राकृतिक रूप से सब समान थे, प्राकृतिक रूप से सब स्वतंत्र थे, कोई दिक्कत थी नहीं, सब एकदम मस्त अपने आप में, कोई इशू नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो भाई जाहिर सी बात है, प्राकृतिक स्वतंत्रता है, प्राकृतिक समानता है, सब कुछ है, तो कोई टेंशन थी नहीं। तो इसलिए संतुष्ट थे वो लोग, सादगी थी, ईमानदारी थी, परमार्थ की भावना थी। लेकिन आगे चलकर उन्होंने कहा, दूसरी अवस्था की बात जब करता है तो कहते हैं कालांतर में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या में क्या होती है, जनसंख्या में वृद्धि होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। अब जाहिर सी बात है यार, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। लोगों की जो बेसिक नीड्स होती थी, लोगों की जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। हालांकि आजकल के रोटी, कपड़ा, मकान सेकेंडरी हो गया, पहले मोबाइल ये होता था। ठीक है, ये होता था। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि मनुष्य की जो आधारभूत आवश्यकताएं होती थी वो होती थी रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज के बदलते दौर को अगर हम देखें तो आज के मनुष्य की जो आधारभूत आवश्यकता हो गई है, सबसे मेन वो है मोबाइल। खाना सेकेंडरी है, मोबाइल पहले। सुबह उठेंगे सो करके सबसे पहले गुड मॉर्निंग का मैसेज, गुड मॉर्निंग भी नहीं जाएगा भैया, GM ... सेंड। ये तो सब कुछ वही है। तो आज के समय में खाना सेकेंडरी हो गया है, मोबाइल क्या है, प्राइमरी है। ठीक, तो रूसो ने कहा कि जब जनसंख्या बढ़ी आगे चल करके, कालांतर में जब जनसंख्या बढ़ी तो डिमांड हुई, खाने की डिमांड हुई। अब जब जनसंख्या बढ़ रही है तो भोजन की कमी होने लगी। जब भोजन की कमी होने लगी तो लोग सोचने लगे भैया पहले से इकट्ठा करके रख लें। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, निजी संपत्ति का उदय हुआ। निजी संपत्ति का क्या हुआ, उदय हुआ।
ठीक है। और निजी संपत्ति के उदय के साथ साथ क्या हुआ, मनुष्यों में विवेक की भावना आई, जागृत होना शुरू हुई। विवेक की भावना आने का सेंस मतलब मनुष्य सोचने समय, नमस्कार सुरेश गौतम जी, स्वागत है। तो मनुष्य में सोचने समझने की क्षमता बढ़ी, मनुष्य विवेक का इस्तेमाल करने लगा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगा। ज़्यादा प्रॉपर्टी बना लेंगे, दिक्कत नहीं होगी, हमको फ्यूचर सेफ है, नहीं तो भैया पॉपुलेशन बढ़ रही है, मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ये चीज़ें होने लगी। जब ये चीज़ें होने लगी, मनुष्य के अंदर सोचने समझने की क्षमता आ गई, और अपने सोचने समझने की क्षमता के आधार पे कला और विज्ञान को जन्म दिया। कला और विज्ञान डेवलप होने लगा। जब कला और विज्ञान डेवलप होने लगा तो इसी कला और विज्ञान ने आगे चल करके क्या कहा, सभ्य समाज का उदय किया। वही सभ्य समाज जो आज का आधुनिक समाज है। लोग मॉडर्न होते आते हैं, आज का सभ्य समाज है ये ना। रूसों ने कहा कि जब जनसंख्या में वृद्धि हुई तो लोगों को अपनी आवश्यकता को पूरा करने में समस्या आने लगी, खाने की समस्या आने लगी। तब उसी के बाद जाकर के निजी संपत्ति का उदय हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी ओरिजिन हुई, निजी संपत्ति का उदय हुआ। और जब निजी संपत्ति का उदय हुआ तो लोगों के अंदर उसी से विवेक की भावना उत्पन्न हुई, और विवेक की भावना यानी सोचने समझने की भावना डेवलप हुई। और जब ये डेवलप हुई तो साइंस डेवलप हुआ, और साइंस जब डेवलप हुआ तो सिविल सोसाइटी यानी सभ्य समाज की स्थापना हुई। और वो सभ्य समाज जिसे आज हम लोग आधुनिक समाज के नाम से जानते हैं कि ये सभ्य समाज है, वास्तव में सभ्य समाज नहीं है। जी हाँ, समाज सभ्य कब होता है, जब इन्हें संस्कारों को साथ में लेके चलता है, उसके विकास के लिए काम करता है। हम विकास के लिए काम करते हैं, हम डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, लेकिन संस्कारों को, संस्कृति को, कल्चर को खत्म करके वेस्टर्न कल्चर की चाह में, पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने की चाह में अपनी संस्कृति की सभ्यता का क्या करते आते हैं हम लोग, गला घोटते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो कहने का सेंस मतलब ये था कि रूसों ने क्या किया था, इस तरह से बताया कि निजी संपत्ति आई, आगे चल करके पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ी, और इस तरह से ये चीज़ें होना शुरू हुई। जय हिंद यदुवंशी जी, स्वागत है आपका। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें होना शुरू हो गई और सभ्य समाज उदय हुआ। और सभ्य समाज के उदय का आधार एग्जाम में पूछता है कि सभ्य समाज के उदय का आधार क्या था, तो आप बता सकते हो वहाँ पे निजी संपत्ति। निजी संपत्ति ही सभ्य समाज के उदय का आधार बनी, कहते हैं। और इस सब समाज जब डेवलप हो गया तो प्राकृतिक स्वतंत्रता खत्म, समानता खत्म, लोग असमान हो गए, कोई अमीर हो गया, कोई गरीब हो गया, और मनुष्य क्या हो गया, स्वार्थी हो गया। मनुष्य क्या हो गया, स्वार्थी हो गया। विवेक धारण करने की क्षमता उसके अंदर आ गई। सब दुखी हो गए। जिसके पास संपत्ति नहीं थी उसे संपत्ति पाने की लालच थी। भाई बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जैसे हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम है राहुल, बहुत परेशान रहते हैं बेचारे। हाय पैसा, कितना पैसा कमा लें, कितना पैसा कमा लें। वो पैसा पाने के चक्कर में परेशान हैं। और हमारे जो मालिक हैं, बॉस हैं हमारे जो इंस्टीट्यूट के, वो इसलिए परेशान हैं कि जो है कहीं पैसा हमारा गायब ना हो जाए। ये चीज़ें होती है, सच बात है। रूसो का ये स्टेटमेंट जो है, रूसो जो कहता है कि हर आदमी दुखी है आज के सभ्य समाज में, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसे खोने का डर है, जिसके पास पैसा नहीं है उसे पाने की लालच है। सच बात है। हमको बड़ी लालच है, पैसा हमारे पास ज़्यादा आ जाए, हम भी थार वार खरीद लें, फॉर्च्यूनर खरीद लें, बहुत लालच है। दुखी रहते हैं कब पैसा है, कब पैसा आएगा। और हमारे संस्था के बॉस हैं, मालिक हैं हमारे, वो परेशान रहते हैं कि पैसा हमारा चोरी ना हो जाए, कहाँ खर्चा करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल सत्य बात है ये। रूसों की बात जो है एकदम कटु सत्य है। ठीक है, हाँ सुने तो होंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। तो और रूसों ने इसीलिए कहा, सब समाज का जब उदय हो गया तो रूसों ने इसीलिए कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है।
ठीक है, क्योंकि पैदा होता है तभी से उसको जो है ऐसे शिक्षा दी जाती है। क्या करे आदमी, भैया पैसा पैसा है पैसा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो रूसो ने इस तरह से प्राकृतिक अवस्था का उल्लेख किया और बाद में किस प्रकार की अवस्था आई उन्होंने इसका उल्लेख किया। और रूसो ने कहा कि ये जो सभ्य रूपी समाज है ना, कि लोग सभ्य हो गए हैं और दुखी हैं, इस सभ्य रूपी समाज से अगर बाहर निकलना है, अगर इस सभ्य रूपी समाज से क्या करना है, बाहर निकलना है मनुष्य को, तो इसका तरीका यह है, उसका तरीका बताया है इन्हें। इसका से एक तरीका ये है कि वो प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट जाए। तो प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट जाएं, इन्होंने क्लियर कह दिया। अगर प्रारंभिक अवस्था मनुष्य वापस लौट जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि भैया जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई है। अब जनसंख्या में वृद्धि हो गई है और निजी संपत्ति बना लिए हैं, तो ये बड़ा समस्या आ जाएगी। और विवेकवान जो व्यक्ति होता है, जब इसके अंदर एक बार विवेक की धारण करने की क्षमता आ गई, विवेक डेवलप हो गया, बुद्धि आ गई, तो विवेकमान जो व्यक्ति होता है वो विवेकहीन व्यक्ति में कैसे कन्वर्ट होगा। अब बिजली का झटका उटका देंगे, दिमाग शून्य हो जाए तो बात की बात है। ये रूसो कहता है। दूसरा तरीका, दो तरीके बताते हैं। दूसरा तरीका ये बताता है रूसो, वो क्लियर कट कहता है कि दूसरा तरीका ये है कि सभ्य समाज को छोड़ दिया जाए। क्या कहता है? कहता है सभ्य समाज को छोड़ दिया जाए और इस सभ्य समाज को छोड़ करके एक नया समाज बनाया जाए। एक नया समाज बनाया जाए कि भैया सभ्य समाज छोड़िए, एक नया समाज बनाते हैं। और इस नए समाज में जो हो, नया समाज जो होगा, इस नए समाज में डियर निजी संपत्ति भी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लोगों के पास विवेक भी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसका उपयोग परमार्थ की भावना से किया जाएगा। कैसे किया जाए? परमार्थ की भावना से, निस्वार्थ की भावना से ना करके परमार्थ की भावना से ये किया जाए और प्राकृतिक स्वतंत्रता और समानता भी बनी रहे। ठीक है, ये बात रूसो ने कही। तो दो तरीके हैं अगर आप सभ्य रूपी समाज से बाहर निकलना चाहते हैं तो ये इसके जो विचार थे ये आपने देखे। अभी इसके अलावा इसके जो और विचार हैं, सामाजिक समझौता, राज्य का स्वरूप, व्यक्ति और राज्य के बीच में संबंध, ये तमाम बातें हैं जो हम इसमें और देखेंगे अभी। तो पहले जितना आपने देखा है इसके बारे में ये जान ले कि आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से कहाँ से आते हैं। ठीक है, जैसे अब ये प्रश्न पूछेगा कि रूसो ने, किस विचारक ने, रूसो ने आदिम मानव की तुलना किससे की है? तो आप बताओगे आदर्श बर्बर, यही था, यही बताया था। सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, सॉरी, मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। किसकी स्टेटमेंट है ये? रूसो का है। ये सब सिंपल प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में ऐसे पूछे आते हैं, पूछे गए हैं कि मनुष्य सभ्य समाज में हर मनुष्य परेशान है। जिसके पास संपत्ति है उसको संपत्ति जाने का डर है, जिसके पास संपत्ति नहीं है उसे संपत्ति पाने का डर है। ये तमाम चीज़ें हैं कि नहीं है? लेकिन अब जो प्रश्नों का पैटर्न होगा वो कथन काल में जब प्रश्न पूछेगा तो घुमा कर पूछेगा। कथन काल में जब प्रश्न पूछेगा तो घुमा कर पूछेगा। जैसे रूसो के अनुसार सभ्य समाज का मनुष्य विवेकी है। विवेकी है कारण निजी संपत्ति का उदय।
तो क्या दोनों सही है या एक गलत है एक सही है, क्या दोनों व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। या और आप बताओगे कि हाँ रूसो सभ्य समाज का मनुष्य विवेकी है, उसके अंदर विवेक धारण करने की क्षमता है बिल्कुल, और निजी संपत्ति का उदय, तो क्या निजी संपत्ति के उदय के कारण ही सभ्य समाज का मनुष्य विवेकी है? तो बिल्कुल नहीं। कथनकार दोनों सही है, निजी संपत्ति का उदय हुआ रूसो के अनुसार बिल्कुल सही हुआ है, लेकिन सब समाज का मनुष्य विवेकी है, ये भी सही है। लेकिन क्या इसके कारण है कि निजी संपत्ति का उदय हुआ तभी मनुष्य विवेकी हुआ? नहीं, पहले मनुष्य के अंदर विवेक धारण करने की क्षमता आई कि भैया जनसंख्या बढ़ रही है, खाना होना चाहिए, प्रॉपर्टी बनानी चाहिए, तब जाकर निजी संपत्ति का उद्भव हुआ। तो ये हुआ। इस तरीके से प्रश्न आपके कथन कारण वाले बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, जिन प्रश्नों को लेकर के मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास फिलहाल मैं यहीं पर रोकता हूं। उम्मीद करता हूं ये क्लास आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि हमारी संस्था ने आप सभी लोगों के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट जेआरएफ का बैच लॉन्च किया है, जिसकी अभी आप देखेंगे नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस की क्लास या सभी के लिए थी, टीजीटी, पीजीटी बच्चों के लिए थी। तो अभी आपके लिए नेट जेआरएफ का जो जेआरएफ का फर्स्ट पेपर जो कि हमारी संस्था पे आप सभी लोगों के लिए नया बैच लॉन्च किया गया है। तो अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और सब्जेक्ट के साथ साथ आप फर्स्ट पेपर की भी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, तो भी हमारी संस्था के नंबर पे 96 28 95 92 37 83 18 48 92 91 पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अभी आपको इस पे सब्जेक्ट पे में 50% का छूट दिया जा रहा है, और इसकी क्लास जैसे क्लास खत्म हो रही है 4:55 पे मैं यहाँ क्लास छोड़ रहा हूँ मैं, और ठीक 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर आपको टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे नेट जेआरएफ की क्लास दिखाई देगी, जो आप सभी के लिए। तो अगर आप देखना चाहते हैं उस क्लास को, यूट्यूब पे लाइव रहिए, ठीक 5 बजे आपकी क्लास यूट्यूब पे फर्स्ट पेपर की लाइव होगी, आप उसे देख सकते हैं। और अगर किसी प्रकार की इंक्वायरी कोई है तो आप संस्था के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जाने से पहले फिर बता दूँ, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, और जो इस बार टीजीटी, पीजीटी 2023 देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए विजय श्री का बैच जो है स्टार्ट किया गया है, जहां पे आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए नया बैच अवेलेबल है। इससे आपको क्लासेस के साथ नोट्स और नोट्स के साथ प्रैक्टिस सेशन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। और अभी 50% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो नेट जेआरएफ वाले बच्चे बने रहेंगे, ठीक 5 बजे आपकी फर्स्ट पेपर की क्लास होने वाली है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद श्याम जी।